हे गाइस, ये वाली स्टोरी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। और एक बात ध्यान रखना कि इस टाइप की स्टोरी कभी भी मेनी यूनिवर्स की नहीं होती। साल 2051 प्लेनेट एंड्रिला के ऊपर यहाँ पे कैप्टन मार्वल एक क्रिएचर का सामना कर रही है। वो बोलती है, मेरा नाम है कैप्टन मार्वल और मैं इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करती हूँ और तुम इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाओ। लेकिन वो क्रिएचर चिल्लाता है और प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है। तब कैप्टन मार्वल उसका पीछा करती है और फिर से उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आखिरी चांस मिल रहा है, अपना इरादा बदल दो। लेकिन वो क्रिएचर फिर से चिल्लाता है और नीचे जमीन की तरफ जाने लगता है। कैप्टन मार्वल बोलती है, तो ठीक है, और अपने ब्लास्ट से उस क्रिएचर का पेट फाड़ देती है। नीचे मौजूद उस प्लेनेट के सब लोग इस सीन को देखते हैं और कैप्टन मार्वल का थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद कैप्टन मार्वल वापस ऑर्बिट के अंदर अपनी शिप में आ जाती है और शिप में आने के बाद अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती है जब वो स्पाइडर वुमेन के साथ हुआ करती थी और अवेंजर्स की टीम में हुआ करती थी। तभी कैप्टन मार्वल का डिवाइस बजने लगता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल चौंक जाती है और जल्दी से उस डिवाइस की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो उस डिवाइस को उठाकर देखती है तो बोलती है, ये असंभव है। उसे ऐसा झटका लगता है कि वो डिवाइस अपने आप उसके हाथ से छूट जाता है क्योंकि उस पे लिखा हुआ था अवेंजर्स असेंबल। कैप्टन मार्वल रोने लगती है और सोचती है, ओ माय गॉड, वो जिंदा नहीं हो सकते, वो जिंदा नहीं हो सकते। कैप्टन मार्वल अपनी शिप को चालू करती है और अर्थ की तरफ चल पड़ती है। वो अपने मन में सोचती है, जब अर्थ पे वो तबाही आई थी तब मैं यूनिवर्स के दूसरी साइड में थी, एक दूसरी गैलेक्सी के अंदर, और जब उस टाइम पे मैं अर्थ की तरफ जा रही थी और जब मैं काफी करीब पहुंच चुकी थी, मेरी शिप ने एक सिग्नल कैच किया जो कि शील्ड एजेंट एबिगेल ब्रांड का था। वो कह रही थी कि अगर तुम इस मैसेज को देख रही हो तो हमें तुम्हारी जरूरत है, अर्थ के हीरोज मर चुके हैं। और तब उसके बाद एक और सिग्नल मिला जो कह रहा था कि सब कुछ जा चुका है, सब का सब। लेकिन कैप्टन मार्वल को इसके ऊपर यकीन करने के लिए उसे खुद देखना था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वो अपनी आंखों से देखे बिना यकीन कैसे कर लेती। वही पुरानी कहानी, वही विलन्स और हीरोज का उनसे लड़ने के लिए इकट्ठा होना, ह्यूमंस का अपने आप को बचाने की कोशिश करना, और इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने इस अर्थ को झुलसा दिया, अपने आप को मरवा लिया और विलन का काम आसान कर दिया। वो जीत चुका था या फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। कुछ भी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ के ऊपर कुछ नहीं बचा था। तो गाइस, जब कैप्टन मार्वल यूनिवर्स के दूसरी साइड में थी तब इस यूनिवर्स के अंदर एक न्यूक्लियर वार हुई थी और इससे पूरी की पूरी अर्थ झुलस गई। कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, सब के सब मारे गए। प्रेजेंट में कैप्टन मार्वल अर्थ की ऑर्बिट में अपने शिप को रोक लेती है और वहां से खुद ब खुद अर्थ की तरफ जाने लगती है। वो सोच रही है, इतने टाइम बाद मैंने सोचा कि अगर मैं अर्थ को देखूंगी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ के हालात तो पहले से भी बुरे हो चुके हैं। हर जगह बर्फ छा चुकी है और यहाँ पे कुछ नहीं है। कैप्टन मार्वल वापस जाने ही वाली होती है कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने आप को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन अंदर से उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, ये सोचकर कि उसे क्या मिलेगा। वो कांपने लगती है। सालों से वो कभी नहीं कांपी है, लेकिन वो इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद और ये सब देखने के बाद भी उम्मीद कैसे रख सकती है। तब कैप्टन मार्वल एक बिल्डिंग के अंदर जाती है। अंदर से आवाज आती है, कैरोल डैनवर्स, कैप्टन मार्वल। और गाइस, कैप्टन मार्वल वो सीन देखकर चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ इंसान जिंदा बचे हुए थे। कैप्टन मार्वल बोलती है, गैरी, क्या तुम गैरी ड्रू हो? और गाइस, गैरी ड्रू जो है वो स्पाइडर वुमन का पोता है। तो गैरी बोलता है, हाँ मैं हूँ। हाय कैरोल, आने के लिए शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कैप्टन मार्वल उन सबसे मिलती है और बोलती है, तुम असली हो, तुम जिंदा हो, तुम सब के सब देखो अपनी तरफ, तुम कितने खूबसूरत हो। और तुम डैनी केज हो, है ना? और तुम मोली हेस, और तुम फ्यूज, और रॉग, क्या ये तुम हो? जिस पे रॉग बोलती है, लोग यहाँ मुझे रॉग बुलाते हैं, लेकिन वो मेरी मॉम थी, मेरा नाम है इरीन। कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे डैड की तरह हैं। और एमा, क्या तुम अब भी जिंदा हो? एमा बोलती है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्वल इन सबसे कह रही है, ये सब बहुत ज्यादा है, आखिर तुम लोग जिंदा कैसे बच सकते हो? गैरी बोलता है, किसी न किसी तरीके से हम सब के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है और हमें थोड़ी मदद भी मिल गई थी, हालांकि जिंदा बचना इतना आसान नहीं था। कैरोल बोलती है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। गैरी बोलता है, ओह नो,
ऐसा मत बोलो, तुम्हें कैसे पता होता? एमा फ्रॉस्ट बोलती है, कैरोल अपने आप को संभालो, हमने तुम्हें यहाँ पे एक कारण के लिए बुलाया है और ऐसा करने के लिए हमें काफी मुसीबत झेलनी पड़ी, इसलिए पास्ट की बातों को याद करना बंद करो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैरोल बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? एमा फ्रॉस्ट बोलती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक म्यूटेटेड और रेडियो एक्टिव चीज है जो हमारे ऊपर अटैक कर रही है। ये एक नई चीज है और ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र से बाहर निकली है, इसने हम में से कुछ को मार दिया है और हम चाहते हैं कि तुम इसे मारने में हमारी मदद करो। कैरोल बोलती है, ऑफ कोर्स, रुको, रेडियो एक्टिव, आखिर तुम मुझसे लड़ कैसे लेते हो? यहाँ पे तो हर जगह रेडिएशन फैली हुई है। जिसपे डैनी केज बोलती है, जैसा कि गैरी ने कहा, हमारे पास कुछ मदद थी, कम ऑन, हम तुम्हें दिखाते हैं। तब कैप्टन मार्वल को जेनिफर दिखाई देती है और गैस ये वाली जेनिफर वोल्टर्स नहीं है। कैप्टन मार्वल उसके पास जाना चाहती है लेकिन डैनी बोलती है कि उसे थोड़ा टाइम दो। जेनिफर एक हैजमेट सारी बची कुची रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर इसे स्पेस में फेंक रही है, जिससे हमारे पास छोटी छोटी जगह बन जाती हैं जहाँ पे रेडिएशन नहीं होती। हालांकि इसमें जेनिफर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब कैरोल जेनिफर से मिलती है, उसे गले लगाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेनिफर बोलती है, जानती हूँ, और अभी इतने आंसू मत बहाओ, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद डैनी कैरोल को अंडरग्राउंड ले जाती है और बोलती है कि हम इसे द अंडरग्राउंड बुलाते हैं, जो कि बेवकूफी भरा है क्योंकि ये हमारा घर है, ये इकलौता ग्राउंड है। बहुत सारे सर्वाइवर्स जिनके पास पावर्स नहीं है वो यहीं पे रह सकते हैं। कैप्टन मार्वल वहाँ की हरियाली और लोगों को देखकर बोलती है, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा, आखिर तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? तुम में से बहुत सब तो उस टाइम पे बच्चे थे। जिसपे डैनी बोलती है कि शुरू के दिनों में हमें आर्मर ने बचाए रखा, उसने लगभग हमेशा के लिए हमें अपने आर्मर में छुपाए रखा। हालांकि वो मरते मरते बची, लेकिन इससे हमें जिंदा रहने का चांस मिल गया। अब एक लड़की आती है और डैनी को किस करती है। डैनी कैरोल से बोलती है, कैरोल तुम लूसी से नहीं मिली, अब ये मेरी वाइफ है, लेकिन ये डैनी रैंड और मिस्ट्री नाइट की बेटी है। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। और ये है केटी बार्टन, क्लिंट बार्टन और नताशा रामानॉफ की बेटी, और ये है रोहडी की बेटी कैरोल रोड्स। रोड्स बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन। डैड ने कहा था कि उन्होंने मेरा नाम सबसे अमेजिंग औरत के नाम के ऊपर रखा है। हालांकि मॉम को ये नाम पसंद नहीं था, लेकिन वो आपको जानती थी और वो भी आपको अमेजिंग मानती थी। तब रोड्स कैप्टन मार्वल को एक और इंसान से मिलवाती है और बोलती है, इससे तुम्हारे आंसुओं का समुद्र बहने लगेगा। और गाइस, ये औरत है जेसिका ड्रू, एक स्पाइडर वुमेन। वो बोलती है, कैरोल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जवान बनकर मेरे पास आई, लेकिन मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। कैप्टन मार्वल रोते हुए उससे गले लगती है और बोलती है, आई एम सो सॉरी। जेसिका बोलती है, ऐसा मत बोलो। कैरोल बोलती है, तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जेसिका बोलती है, मैं जानती हूँ, मैंने भी किया। तो रोना धोना बंद करो। मैंने सुना है कि तुम उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने वाली हो और उसके पिछवाड़े पे लात मारने वाली हो। कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं ऐसे हजारों को मार सकती हूँ। तो गाइस, कुछ देर बाद वो टाइम आ जाता है जब अपने हीरोज इस मॉन्स्टर का सामना करते हैं। कैप्टन मार्वल बोलती है, वेल ये बहुत बड़ा है, चलो शुरू करते हैं। कैप्टन मार्वल उससे लड़ते हुए सोच रही है, मुझे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर इसको मारना इतना आसान होता तो ये लोग अब तक इसको मार चुके होते। तभी वो मॉन्स्टर कैप्टन मार्वल के ऊपर अटैक कर देता है। कैप्टन मार्वल नीचे गिरने लगती है, लेकिन मॉली उसे बचा लेती है और बोलती है, पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और इससे मेरे चेहरे के ऊपर निशान पड़ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी से निशान पड़ने वाले हैं। एमा फ्रॉस्ट बोलती है, सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी चमड़ी, हम इसकी चमड़ी को काट नहीं सकते, फिर चाहे हम किसी भी चीज से इसके ऊपर अटैक करें, यहाँ तक कि फ्यूज भी इसको नहीं काट सकता, तब भी नहीं जब वो एडमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैप्टन मार्वल बोलती है, तब हम इसके अंदर जाएंगे। एमा फ्रॉस्ट बोलती है, एओ। कैरोल बोलती है, तुम इसे मारना चाहती हो या गंदा हुए बिना इससे लड़ना चाहती हो? एमा बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कैरोल बोलती है, नहीं तुम नहीं जाओगी, लेकिन मैं फ्यूज और रॉक को लेकर जाऊंगी। फ्यूज, तुम किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हो ना, यहाँ तक कि मेरी चमड़ी को भी, जो कि एनर्जी से बनी हुई है। फ्यूज बोलता है कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। कैरोल बोलती है, तब तो ये सबसे अच्छा मौका है। तब रॉक और फ्यूज कैप्टन मार्वल की पावर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैप्टन मार्वल बोलती है,
अब ज्यादा उतावले मत हो जाना। मॉली, एनी, डैनी और एमा उस मॉन्स्टर का ध्यान खींचो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना। और आर्मर, जब इस मॉन्स्टर का मुंह खुल जाए तो इसे खुला रखना। डैनी पूछती है, क्या तुम ये करना चाहती हो? एमा बोलती है, वो करना चाहती है। तुमने एक बॉस को बुलाया था और तुम्हें तुम्हारा बॉस मिल चुका है, अब इसे अपना काम करने दो। तो गाइज ये लोग तैयार हो जाते हैं और मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और आर्मर उसे बंद नहीं होने देती। कैप्टन मार्वल उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाते हुए सोच रही है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि आज का दिन मैं इस तरीके से बिताऊंगी, लेकिन मैं कई सालों में आज बहुत खुश हूँ। कैप्टन मार्वल इन दोनों से बोलती है कि हम इसके बीचों बीच जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद अपनी पूरी एनर्जी निकाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से अपने हीरोज उस मॉन्स्टर के चीथड़े फाड़ देते हैं और फिर सब लोग उस मॉन्स्टर के मरने से खुशियां मनाते हैं। कैरोल जेसिका से बोलती है, मैंने उन बच्चों को दिखा दिया कि काम कैसे किया जाता है। जेसिका बोलती है, हाँ तुमने दिखा दिया। कैरोल बोलती है, अरे मैं जीत गई। जेसिका बोलती है, हाँ जीत गई। कैरोल बोलती है, क्या तुम बिना सोचे समझे मेरी हाँ में हाँ मिला रही हो? तुम ऐसा कब से करने लग गई? जेसिका बोलती है कि बुढ़ापे में आकर मैं बहुत नरम हो चुकी हूँ। कैरोल बोलती है, अरे तुम इतनी भी नरम नहीं हुई। जेसिका कहती है, ओह माय गॉड, अब गाना मत गाने लग जाना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब कैप्टन मार्वल पूछती है, तो आगे क्या करना है, क्या प्लान है? अब जब वो चीज मर चुकी है तो तुम लोग आखिरकार सरफेस के ऊपर जा सकते हो, है ना? लेकिन वहाँ पे चुप्पी छा जाती है। कैरोल पूछती है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मॉली बोलती है कि वो चीज प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा मतलब कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हैजमैट रेडिएशन को साफ भी कर देती है तब भी सरफेस के ऊपर बहुत ठंड है, सब जगह बर्फ छाई हुई है, हमारा सूरज मर चुका है या फिर मर रहा है और हम में से जिनके पास सुपर रेजिलिएंट बॉडी है केवल वही 1 घंटे तक सरफेस पे रह सकते हैं और उसके बाद हम भी ठंड में मर जाएंगे। कैरोल पूछती है, क्या ये सच है? क्या यही प्रॉब्लम है? जेसिका बोलती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वैसे भी हम यहाँ नीचे जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। कैरोल पूछती है, लेकिन क्या तुम यहाँ नीचे रह सकती हो? जेसिका की आंखों में पानी आने लगता है और वो बोलती है, रह सकती हूँ। अब डैनी बोलती है कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं और अब जब तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। आर्मर बोलती है, बिल्कुल, अब जब तुम यहाँ पे हो तो सब कुछ बदल चुका है। कई सालों के बाद इंसानों के अंदर अब उम्मीद जागी है, अब कुछ भी हो सकता है। कैप्टन मार्वल जेसिका से पूछती है कि ये सही कह रही है ना, लेकिन जेनिफर इस मामले की गहराई को जानती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल बाहर जाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही है, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं सोल्व कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तभी जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, नहीं तुम नहीं जाओगी। कैरोल पूछती है, जेनिफर तुम मुझे रोकने वाली हो? जेनिफर बोलती है, उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसा ना करना पड़े, प्लीज ऐसा मत करो कैरोल। लेकिन कैरोल बोलती है, तुम जानती हो मुझे करना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा मैं करना चाहती हूँ। जेनिफर बोलती है, कैरोल अभी तो तुम वापस आई थी, प्लीज ऐसा मत करो। कैरोल बोलती है, ये हो चुका है जेनिफर। जेनिफर पूछती है, क्या तुम उनको नहीं बताओगी? क्या तुम उनसे गुड बाय नहीं बोलोगी? जेसिका से भी नहीं? जिसपे कैप्टन मार्वल बोलती है, वो पहले से ही जानती है, वो मेरे यहाँ आने से पहले से भी जानती थी। और फिर कैप्टन मार्वल सूरज की तरफ चल पड़ती है और अपने मन में सोच रही है, ये कोई शहीद होने जैसी चीज नहीं है और ना ही गॉड जैसी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जब से वो सब हुआ तब से मेरे दिल के अंदर एक बहुत गहरी उदासी छा गई थी, क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी और जब से मैंने उन सबको खोया है तब से मैं पहले जैसी नहीं हूँ। फिर चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गई, मैंने कितना अच्छा किया, मैं कभी नहीं बोली कि किसी न किसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे होती तो चीजें बदल सकती थी। और अब मैं जान चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं थी। मैं तब यहाँ पे इसलिए नहीं थी ताकि मैं अब यहाँ पे हो सकूं और यही चीज मुझे करनी है। मुझे इनको एक दूसरा चांस देना है और मैं इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हुई। अजीब बात है कि मैं इस टाइप की चीज पहले भी कर चुकी हूँ। मैंने एक क्वासर का यूज करके सूरज को फिर से शुरू किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस बात को कई लाखों साल बीत चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मैं वापस घर आ चुकी हूँ। ये एक अच्छी मौत है। और फिर कैप्टन मार्वल सूरज के अंदर जाकर अपनी पूरी पावर रिलीज कर देती है। सब लोग सरफेस पे आ चुके हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये चीज काम करेगी और जेसिका वो इस पल को मिस नहीं करना चाहती।
और तब सूरज फिर से पहले की तरह चमकने लगता है। फिर से इस दुनिया के अंदर गर्मी आने लगती है, बादल छट जाते हैं। एमा फ्रॉस्ट बोलती है, ओ माय गॉड, ये काम कर गया, उसने कर दिखाया। जेसिका बोलती है, ऑफ कोर्स उसने कर दिखाया, आखिर वो मेरी दोस्त है। थैंक यू कैप्टन मार्वल।